नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु एवं अणु ये हमारा चैप्टर चल रहा है और अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे परमाणुओं की, परमाणु के द्रव्यमान की। हम कैसे उसका एक सापेक्षिक हम एक कोई फॉर्म लेते हैं जिसकी हेल्प से हम बाकी परमाणुओं का द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने देखा उसमें हमने कार्बन 12 जो कार्बन का एक आइसोटोप है उसका एक बारहवें भाग का हम उसका एक बेस लेते हैं जिसकी हेल्प से हम बाकी जो हमारे तत्व हैं उनके परमाणुओं का द्रव्यमान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हम बात कर रहे थे परमाणुओं की, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? परमाणु एवं अणु। इसका अर्थ है कि अब हमें अणु के बारे में भी समझना है। तो ये अणु क्या होते हैं मालूम है आपको? हाँ, जब परमाणु आपस में मिलते हैं तब वो अणु बनते हैं, लेकिन कैसे, उनकी क्या एक खासियत है उनके बारे में और क्या जानकारी ले सकते हैं वो हम चैप्टर में देखते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं कि जो हमने ये हमें मालूम हो गया तत्व जो हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और जो परमाणु होते हैं ये स्वतंत्र रूप में अपने से अस्तित्व में नहीं रह पाते, मतलब वो फ्री नहीं रह पाते हैं। तो परमाणु क्या होता है, वो अणु एवं आयन बनाते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते कि इंडिपेंडेंट परमाणु हैं, नहीं। वो क्या होता है, वो अणु एवं आयन बनाते हैं। अब ये अणु और आयन क्या है इनको हम समझेंगे। तो आज जो मेरा आपके साथ सेशन है इसमें हम अणु की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट सेशन में हम आयन की बात करेंगे। तो ये जो अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं, मीन्स वो कोई एक मैटर बनाते हैं। तो परमाणु है, परमाणु जब आपस में मिल रहे हैं तब वो एक अणु बना रहे हैं, ठीक है। तो और ये जो और इस प्रकार क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप के मैटर बन रहे हैं, तो या जिनको हम द्रव्य भी बोलते हैं, और जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो अगर हम देखें तो परमाणुओं को हम नहीं छू सकते हैं, लेकिन जब वो एक अणु बना रहे हैं और अणु से क्या हो रहा है, वो एक इतने ज्यादा आपस में मिल रहे हैं कि वो किसी एक द्रव्य का निर्माण कर रहे हैं और उसको हम छू सकते हैं, उस द्रव्य को हम एक समझ सकते हैं, उनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम अणु की बात करते हैं। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखें तो अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। तो जो अणु हो गए वो क्या हो गए, या तो दो या दो से अधिक जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो, और जब आपस में मिलने के बाद वो एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। और जब रासायनिक बंध अगर उनका जुड़ रहा है तो इसका मतलब है उनके बीच में एक आकर्षण बल भी उत्पन्न हो जाएगा। तो तब क्या होता है, एक अणु का निर्माण होता है। तो ये नहीं है कि वो बस पास में आ जाए, उनमें एक रासायनिक बंध, एक केमिकल बॉन्डिंग भी होनी चाहिए। और वो केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ क्या होता है, उनके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स भी एक लगता है। अब ये विभिन्न प्रकार की बॉन्डिंग होती है। अब जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो एक अगर कहीं कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं की तरफ जा रहे हैं, लेकिन और नए हमारे सामने टर्म्स आ रहे हैं जिनको हम आगे या तो इस चैप्टर में या बाद वाले सेशंस में हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। तो जैसा अभी हमने देखा था कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता, लेकिन जो अब परमाणुओं ने मिलकर जो अणु बनाया है ये एक स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है। तो ये हमारा आ गया कि कैसे जो अणु है, जो मॉलिक्यूल है, वो एक स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है और जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। तो जो अब हमें जो अब एक यौगिक मिल रहा है तो वो क्या होता है, उसके अंदर जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। ये एक और
चीज आई। तो जो अणु मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिले, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी मिलकर एक अणु का निर्माण कर सकते हैं। अब तत्वों के अणु की अगर हम बात करते हैं तो किसी तत्व के अणु का एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होता है। तो जब हम तत्वों के, देखिए अभी हम दो प्रकार के अणु की बात करेंगे, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। तो जब हम तत्वों की अणु की बात कर रहे हैं तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। उनके अब जो परमाणु होते हैं वो सेम प्रकार के होते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम इत्यादि। तो ये जो होते हैं इस टाइप के जो हमारे तत्व के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो हमने ये जानते हैं कि परमाणु अलग अलग तत्व के अलग अलग होते हैं। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु का जब आपस में संयोग हो रहा है तब वो क्या होता है, वो मिलकर एक अणु बनाते हैं। तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। लेकिन अधिकांश जो हमारे अधातु हैं, ये हमने ये जानते हैं कि अगर हम मेटल में देखें तो हमारे मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं, मेटलॉइड्स भी मिलते हैं, धातु भी मिलते हैं, अधातु भी मिलते हैं, है ना। तो और बीच वाले भी मिलते हैं। तो ये जो है, जो अधिकांश जो अधातु होते हैं, जो अधिकांश जो नॉन मेटल्स होते हैं में ऐसा नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह रहे थे एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं, अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम एक एग्जाम्पल वो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे हम द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। और अगर हम एक जनरल फॉर्म में देखें तो 2 के स्थान पर कभी कभी क्या, अगर हम देखें ऑक्सीजन की जहां तक बात कर रहे हैं तो इवन 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिल जाते हैं। और जब 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो ओजोन हमें मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो हमारे जो परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बना रहे हैं, तो उनकी जैसे जैसे संख्या कम या ज्यादा हो रही है, हमें एक नया प्रकार का एक पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं है कि एक ही हमारा वो मिलके एक अणु बना रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारे के हम देख रहे हैं कि जो अणु बन रहा है वो 2 परमाणुओं, सेम तत्व के 2 परमाणुओं से भी मिलकर बन रहा है। तो किसी अगर हम अणु की संरचना, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें प्रयुक्त होने वाले, जो संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु, वो जो अणु बन रहा है उसकी परमाणुता कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। तो कितने परमाणुओं की संख्या मिलकर उस अणु का निर्माण कर रही है, तो वो जो कहलाती है वो उसकी परमाणुता कहलाती है, मीन्स एटॉमिसिटी कहलाती है कि कितने हमारे उसमें परमाणु की मिलकर वो एक अणु बना रहे हैं। धातु अणुओं एवं अन्य कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है। और अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है इसका वाकई ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो आप आगे पढ़ेंगे। और इस पे अगर हम कहें पूरी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इनके अणु होते हैं इसमें जो इनके भी हमने अभी पढ़ा था कि जो अणु बन रहा है वो क्या है, विभिन्न परमाणु आपस में मिलके एक अणु को बना रहे हैं। और वो जो परमाणु है उनके बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग होनी चाहिए, उनके बीच में एक फोर्स काम करना चाहिए। तो जैसे हम कार्बन की बात कर रहे हैं और भी थोड़े से हमारे तत्व हैं, वो उनमें क्या हो रहा है कि जब वो उनके परमाणु आपस में मिल रहे हैं तो एक
जो उनका जो फोर्स काम कर रहा है, अगर हम उससे फोर्स से पहले करें, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो विभिन्न प्रकार की हमें बॉन्डिंग देखने को मिलती है। वो आप आगे के क्लासेस में समझेंगे। तो लेकिन अभी बस यह है कि इसलिए हम कह रहे हैं कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है। और वो संरचना इसलिए सरल नहीं होती है क्योंकि परमाणु बड़े जो उनके बीच में जो रासायनिक बंध बन रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के बन रहे हैं। तो इस कारण जब बंध डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं तो उनके बीच में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो भी अगर उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसलिए उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको समझने में भी हमें और एक बहुत एक मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ तत्वों की परमाणुकता का हम अवलोकन करते हैं। तो ये जैसे अधातु हैं, तो ये नाम आ रहे हैं आपके सारे दे रखे हैं इन्होंने। अधातुओं के आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर। और ये अगर हम इनकी एटॉमिसिटी देखें, परमाणुकता देखें, तो आर्गन एक और हीलियम भी एक है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन की बात करें, ये द्विपरमाणुक होते हैं। और आगे जब हम चलते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, तो जैसे फॉस्फोरस है ये चतुर है, मींस चार उसके परमाणु मिलके तब एक उसका अणु बनता है फॉस्फोरस का। और सल्फर ये बहुत हमारे इसके आपस में इसके बनते हैं, तो ये S8 तक जाता है। तो मेन जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी आपका बेस है, आगे अभी इसके बहुत डिटेल्स हैं जो अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो इतना हम आपको नहीं बता रहे। तो ये आ गया। और जैसे धातु की बात कर रहे हैं तो सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे एक परमाणु होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे भी जब हम पढ़ रहे थे तब ये बता रहे थे, जो अधातु हैं इनमें जो है हम देखते हैं, देखिए परमाणुता हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए जब हम इसका लिखते हैं, जब हम इसके सिंबल्स लिखते हैं, हम अपने रिएक्शंस में इनको जब लिखते हैं इनके सिंबल्स के हेल्प से, तब आप देखेंगे कि हम जैसे Cl2 Cl है, तो इसका सिंबल हम कहेंगे Cl है। लेकिन अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना होगा तो हम Cl2 लिखते हैं। तो 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये द्विपरमाणु है। क्लियर? हाइड्रोजन का हम H2 लिखते हैं, सिंबल हाइड्रोजन का H है, लेकिन जब उसका फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं तब हम H2 लिखते हैं। तो ये जो हम इस टाइप से लिखते हैं, N2 लिखते हैं, ये इसीलिए है क्योंकि इनका जो अणु बन रहा है वो दो परमाणु जब मिल रहे हैं या चार परमाणु जब मिल रहे हैं तब ही इनका एक अणु बन पा रहा है। फॉस्फोरस का हम P4 करके लिखते हैं क्योंकि ये चतुर्परमाणु है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तत्वों के जो ये जो अणु हैं, तो हमने ये देखा धातु और अधातु, इनमें देखा कि इनमें परमाणु, इसमें हमने ये देखा कि इनकी परमाणुकता जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। अब यौगिकों के अणु की बात करें तो यहाँ पे तो अभी हम क्या कर रहे थे, तत्व के अणु की बात कर रहे थे। अब यौगिक यौगिक हम जानते हैं जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तब यौगिक बनते हैं। तो अब उनके अणु कैसे, जब यौगिक के अणु की क्या खासियत है, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो क्या हो रहा है, परमाणु ही तो आपस में मिल रहे हैं, जो हम पहले आपको 2-3 सेशन से बता रहे हैं कि जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम ये बहुत हम जनरल बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनल देखें तो वो परमाणुओं का, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में रिएक्ट करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका देखिए ये है जल है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में मिल रहा है। अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं, और इनका द्रव्यभात जो अनुपात है वो हमें डिफरेंट देखने को मिल रहा है, 1:8, 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का 3:8, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम इनकी कर रहे हैं तो ये जो है
तो जो यौगिक है तो ये यौगिक है जल, तो अब हम इसके अणु की बात कर रहे हैं कि अब इसका है कि ये जो जल मिला ये है यौगिक, दो तत्वों को मिलकर बना है, लेकिन इन यौगिकों के अणु जो होंगे उनके बारे में हमें और समझना होगा। सो बच्चों, ये जो आपकी टेबल है इसमें हमें ये पता चल रहा है कि ये जो यौगिक बन रहा है तो वो यौगिक जैसा है, वो दो तत्वों को मिलाकर बन रहा है। तो इससे ये इस टेबल में हमें पता चल रहा है द्रव्य अनुपात के बारे में। ये आपको एक स्टैंडर्ड उन्होंने दे रखा है, और जो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आप कहीं भी देखेंगे आपको ये मिलेगा कि जल में जो है उसमें द्रव्यमान अनुपात देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1:8 रहेगा। लेकिन मेन जो अगर हमें, जैसे हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है, हम बात कर रहे हैं यौगिकों के अणु की। तो अब यौगिक के अणु में हमें ये देखना है कि उसमें कितने परमाणु मिल रहे हैं जिससे वो एक यौगिक बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप, मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम जल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एक जल के अणु में कितने जो परमाणु हैं वो उसका यूज होगा कि किस रेशियो में उसका यूज होगा कि जल का एक अणु बन सके। तो जल का अणु जो बन रहा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बन रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं का क्या रेशियो रहेगा कि जल का एक अणु बन सके, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, हमें निकालना होता है द्रव्यमान अनुपात। इसका जो अगर हम देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो द्रव्यमान अनुपात डिवाइडेड बाय परमाणु द्रव्यमान। तो हम जब ये इसका जब वो कैलकुलेशन करते हैं तब एक हमें सरलतम अनुपात पता चलता है कि एक हमारा जो एक यौगिक का एक जो अणु बन रहा है उसमें कितने परमाणुओं का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। जो जो एलिमेंट्स उसमें को जो तत्व आपस में मिलकर यौगिक बना रहे हैं तो उनके कितने परमाणु आपस में मिलेंगे, उनका क्या रेशियो रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ टेबल्स का यूज करना पड़ता है। तो जैसे अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं आज के सेशन में जल का। सो इसमें हम ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमें द्रव्यमान अनुपात मिल रहा है। तो द्रव्यमान अनुपात जो मिल रहा है उसमें हमें पता चल रहा है हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 8। तो जो अनुपात है वो 1:8 का है। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, परमाणु द्रव्यमान भी चाहिए। तो यहाँ जो हमारा टेबल 3.2 है इसमें हमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं तो हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन का देखें तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 16। तो अब हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो टेबल है तो हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान अनुपात अपॉन परमाणु द्रव्यमान। तो जब हमने यहाँ पे इसका 1:8 देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जब हम देख रहे थे द्रव्यमान अनुपात के बारे में, तो जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान अनुपात हमारा 1 था और परमाणु द्रव्यमान हमने ऊपर टेबल में देखा था वो 1 था। तो ये जब हमने करा तो यहाँ हमारा आ गया 1/1 = 1। ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 8 है और परमाणु द्रव्यमान 16 है। तो इसका जब हमने द्रव्यमान अनुपात अपॉन परमाणु द्रव्यमान लिया तो हमारा रिलेशन आया 8/16। इसको जब हमने सॉल्व करा तो आया 1/2। तो जब हम इसको पूरा एक, जब हमारा कैलकुलेशन होता है, जब हम उसका रेशियो निकालते हैं तब हमारे पास आता है कि ये जो अनुपात जो हमें मिल रहा है तो वो हमें मिलता है कि ये जो जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात हमें जो मिलता है वो H:O तो = 2:1। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1/1 अपॉन 1/2। तो हम
उसको फिर क्या होता है जब उसे, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख रहे हैं हमें रेशियो निकालना है H/O का, H/O का। तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, अगर हम देखें इसको हम लिख सकते हैं H, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमें इस ये H का जो हमें रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 1/1, तो ये हमारा ये सिंपल इस टाइप से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है। और फिर हमारा O का जाएगा, तो ये तो 1:1 आ गया, ठीक है। और O का क्या जा रहा है, जो हम इसका ये हमारा जो मेन डिवीजन है उसको जब हम करेंगे तो 1/2। अब आप जानते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/1, है ना। ये हम जब रेसिप्रोकेट का हम करते हैं, जब सॉरी हम रेशियो निकालते हैं, तो हमारा ये जो एक टॉप और जो बॉटम मोस्ट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और बीच का जो होता है वो करते हैं। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं जो H का अगर हम देखें उसका एक सरल अनुपात में, तो ये हमें 2 मिलेगा और ऑक्सीजन का 1 मिलेगा। क्लियर है। तो ये मुझे थोड़ा आपको समझाना था कि कैसे हम ये कैलकुलेट करते हैं जब हमें एक किसी अणु में उसके परमाणुओं का एक अनुपात निकालना होता है। ये आज हमने देखा, इसके थोड़े से नोट्स देखते हैं। तो जहां तक अणु की बात है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं वो अणु बनाते हैं। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा यौगिक के सभी गुणधर्म भी प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी तत्व अथवा यौगिक का सूक्ष्म जो कण हम मानेंगे उसको वो जो सूक्ष्म कण है उसका जो एक स्पेसिफिक, अगर हम परमाणु और अणु में अगर हम डिफरेंस करें तो जो अणु है वो स्वतंत्र रूप से रह पाता है, परमाणु नहीं, है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, उनको निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु की बात करें, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं और तत्व जैसे आर्गन हीलियम के अणु उसी तत्व के एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। अधिकांश अधातु जैसे ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। और हमने ये जब पढ़ रहे थे तब देखा था कि अगर 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिले तो वो ओजोन बनाते हैं। अणु की परमाणुता के बारे में बात करें तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को हम उसकी परमाणुता कहते हैं। तो ये एक है कि वो अणु कितने परमाणु से मिलकर बना है। तो बच्चों आज हम लोगों ने अणु के बारे में समझा और ये देखा कि कोई तत्व के अणु और परमाणु के अणु किस प्रकार उनका हम बारे में समझ सकते हैं। और हमने यौगिक के परमाणुओं के बारे में देखा कि कैसे हम उनके परमाणुओं का एक रेशियो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यौगिक वो 2 तत्वों से मिलकर बने हैं। तो उन तत्वों के कितने परमाणु कैसे वो जो कैलकुलेशन है वो मैंने अभी आपको करके समझाई। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आयनों के ऊपर होगा, उसको हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।